नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज पुनः इन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने जो पिछली कक्षाओं के प्रति प्रेम और स्नेह दर्शाया है उसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज हम भाषा खंड की तीसरी कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस भाषा खंड की तीसरी कक्षा में आज जो हम आपसे मुख्य बातें करेंगे वो हम भाषा के जो विभिन्न रूप होते हैं नाम के रूप में, जैसे कोई भाषा कह देता है इसे, कोई विभाषा कह देता है इसे, कोई संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग कर लेता है, कोई राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कर लेता है और कोई राजभाषा शब्द का प्रयोग कर लेता है। तो इन शब्दों में क्या विभेद है, क्या अंतर है, आज उसको हम स्पष्ट करेंगे। और राजभाषा से संबंधित जो तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। इसी के बाद कुछ विश्व स्तरीय सम्मेलन हुए हैं, वो किस तिथि को होता है, उनको क्यों आयोजित किया गया, इससे प्रश्न बनता है, इसकी बात हम कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ हम इसकी लिपि की बात करेंगे और ये भाषा खंड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं भाषाओं के विभिन्न रूपों से। पहला है हमारे पास राष्ट्रभाषा। मैं शब्द लिख रहा हूँ, पहला राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। दूसरा शब्द है, पहला शब्द है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। ये हो गया हमारा राष्ट्रभाषा। उपभाषा। उपभाषा क्या होता है, उपभाषा। विभाषा क्या होता है, यानी कि विभाषा किसे कहते हैं। इसी तरह से एक शब्द होता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होता है, और एक हमारे साथ होता है राजभाषा। राजभाषा। इतने शब्द भाषा से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इन शब्दों पे ही प्रश्न बनते हैं। साधारण तौर पे अगर हम देखें तो हिंदी मेंस जैसी परीक्षाओं में इन शब्दों को लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। ऐसे आप मेंस स्तर पे अगर प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ पे भाषा से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो कैसा होता है, प्रश्न मेंस स्तर पे लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है, विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वनडे एग्जाम में क्या होता है, वो डायरेक्टली एक वाक्य पूछेंगे या वाक्यांश पूछेंगे और पूछेंगे किसके लिए है, तो आपको टिक कर देना होगा ये किसके लिए है। तो पहला हमारे सामने है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। और एक मैं सीधे सीधे पहले शब्द आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि भाषा वास्तव में क्या है। भाषा वास्तव में क्या है, तो मैंने उस दिन आपसे एक बात की थी कि सबसे पहले मैंने बात की थी कि बोली, और यहीं पे मैंने बात की थी क्या, परिनिष्ठित भाषा की बात की थी, परिनिष्ठित भाषा। और फिर मैंने एक बात की थी आपसे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि मैंने आपको बताया था कि बोली बहुत ही निम्न स्तर पर बोली जाती है, इसको व्याकरण से परिष्कृत कर देते तो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। और यही परिनिष्ठित भाषा जब किसी समाज या किसी देश के एक बड़े या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है तो ये क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो आज हम पहले इस राष्ट्रभाषा को आपको मैंने समझा दिया कम शब्दों में कि इसको किस तरह से आप समझेंगे, वो बातें मैंने पहले से विधिवत कर रखी हैं, इसलिए मैंने राष्ट्रभाषा का काम यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब एक शब्द मैं लिख देता हूँ भाषा। क्या लिख देता हूँ, भाषा। भाषा को भी मैंने आपको समझाया था कि भाषा क्या है, विचारों का माध्यम है। विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है, वो जिस भी माध्यम में करते हो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि भाषा वास्तविक रूप में कैसे है, तो भाषा क्या होती है, इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि बोली जा सकती है, बोली जा सकती है। इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है, यानी कि भाषा को बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका एक मानक रूप होता है, इसका एक मानक रूप होता है। फिर अगर हम देखें तो भाषा क्या है, भाषा व्याकरणिक या व्याकरण की दृष्टि से सुगठित होती है, व्याकरण की दृष्टि से सुगठित होती है,
सुगठित होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, भाषा क्या है, तो भाषा विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम होता है। जिस भी माध्यम में हम विचारों को प्रेषित करते हैं वो माध्यम क्या कहलाता है, तो भाषा कहलाता है। तो पहली बात होगी भाषा बोली जा सकती है, दूसरी बात भाषा को लिखा जा सकता है, तीसरा भाषा का मानक रूप होता है, और भाषा क्या होती है, व्याकरण की दृष्टि से सुगठित होती है या व्याकरण से परिमार्जित होती है। अब आपको प्रश्न मंडल एग्जाम में कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन दे दिए इसमें से कोई, और लिख दिया कि निम्न में से वह कौन सा रूप है जो लिखा जा सकता है, तो क्या है, भाषा। फिर मानक रूप किसका होता, तो भाषा का होता है। व्याकरण की दृष्टि से परिशुद्ध कौन होता है, तो भाषा होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि भाषा ऐसे ही, यही भाषा के जो रूप होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, प्रयोग होते रहते हैं। और एक ही भाषा एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग के आधार पर, लिखावट के आधार पर, बोलने के आधार पर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। इन्हीं अंतरों के आधार पर ये नाम हमारे सामने बनते चले जाते हैं। तो मैंने भाषा को यहाँ पे लिख दिया है, आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम एक एक को लिखते चलेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये प्रारूप जो था भाषा को मैंने पूरा कर दिया कि भाषा बोली जा सकती है, लिखी जा सकती है, इसका एक मानक रूप होता है, व्याकरण की दृष्टि से क्या होती है, सुगठित होती है। तो ये मैंने बात कहा कि कर ली, भाषा की कर ली। अब मैं बात करता हूँ उपभाषा की, कि उपभाषा क्या होती हैं। कल मैंने एक सारणी आपको बनवाई थी, उस सारणी में बात की थी उपभाषाएँ कितनी होती हैं। तो आज उस शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, उपभाषा। देखिए जो उपभाषा होती है इसे हम ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, इसे ना बोला जा सकता है व ना लिखा जा सकता है। यानी कि भाषा का एक ऐसा रूप जिसे ना हम बोल सकें और ना लिख सकें, वो क्या कहलाता है, उपभाषा कहलाता है। यह निकटतम बोलियों का क्या होता है, एक रूप होता है। निकटतम बोलियों का रूप, निकटतम बोलियों का रूप होता है, निकटतम बोलियों का रूप होता है। निकटतम बोलियों का रूप का मतलब यह है कि जो हमारी बोली होती है ये बिल्कुल उसी के पास रहती है। जैसे मैंने बोली आपको समझाया था, तो बोली का बिल्कुल निकट का जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, उपभाषा कहलाता है। और ये किसके अनुसार होती है, तो भौगोलिक और ऐतिहासिक, भौगोलिक और क्या हो सकता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मानदंडों से क्या रखती है, संबंध रखती है, मानदंडों से संबंध रखती है। तो कहने का मतलब है ये भूखंड पर भी हो सकती है और इतिहास का भी हिस्सा क्या हो सकता है, इसमें औचित्य किया जा सकता है। अर्थात उपभाषा को ना हम बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, लेकिन ये बोली के सबसे नज़दीकी क्या होता है, हिस्सा होता है। इसलिए क्या कहलाता है, ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भी इसका प्रयोग होता है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए क्या बन गया, उपभाषा बन गया। अब अगला शब्द है आपके सामने विभाषा। विभाषा क्या होता है, इसमें भाषा की प्रमुख बोलियों का उल्लेख होता है। यानी कि भाषा की प्रमुख बोलियों का उल्लेख, भाषा की प्रमुख बोलियां, भाषा की प्रमुख बोलियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विभाषा कहलाती हैं। भाषा की प्रमुख बोलियां क्या कहलाती हैं, विभाषा कहलाती हैं। इसमें साहित्य की रचना की जाती है और इनकी जो संख्या होती है वो अधिकतम होती है, और इसे लगभग 5 विभाषाओं में क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी कि भाषा का एक ऐसा प्रारूप जिसमें भाषा की प्रमुख बोलियां होती हैं, जिसमें साहित्य की रचना होती है, साहित्य की रचना की जा सके, एक ये फैक्ट हो गया। दूसरी जो विभाषाओं की संख्या है वो क्या होती है, तो अधिकतम होती है। फिर एक और फैक्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जुड़ सकता है आपके साथ कि लगभग इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 5 होती है, जिसमें भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और मारवी को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जैसे भोजपुरी, भोजपुरी, अवधी, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा
ब्रजभाषा, और अगर एक और हम कहना चाहें तो मारवाड़ी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तो मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी, ये हमारी हो गई विभाषाएं। यानी कि विभाषा एक भाषा का ऐसा हिस्सा है, भाषा का एक ऐसा रूप है जिसमें प्रमुख क्या होती हैं, बोलियां होती हैं, और एक ऐसा क्षेत्र जिसमें साहित्य की रचना की जाती है। भाषा के इस रूप की संख्या अधिक होती है, और इसमें से मैंने कुछ खास आपके साथ विभाषाएं लिख रखी हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें भोजपुरी है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है और मारवाड़ी है। तो ये मैंने बात काहे की कर ली, विभाषा की बात कर ली कि भाषा की प्रमुख बोलियां इसमें समाहित होती हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, शब्द है संपर्क भाषा। क्या है, संपर्क भाषा। शब्द है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होता है, एक ऐसी भाषा जिसके जो दो महत्वपूर्ण कारकों के मध्य जुड़ने का काम करती है, या दो व्यक्तियों के बीच जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों से जो निकलने वाले तथ्य हैं, उन तथ्यों के बीच में जो समायोजन होता है, संबंध होता है, वो क्या कहलाता है, संपर्क भाषा के रूप में हम स्थापित करते हैं। या हम सीधे शब्दों में अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि विभिन्न भाषाभाषी जिस भाषा के माध्यम से संपर्क करते हैं वो क्या कहलाता है, संपर्क भाषा कहलाता है। विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न भाषाभाषी जिस माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाता है, संपर्क भाषा कहलाता है, वो संपर्क भाषा कहलाता है। अब अगर यहीं पर हम देखें कि संपर्क भाषा ये आपने कर लिया है ना, अब अगला क्या आता है हमारा, जब इन सब को हम पढ़ लेंगे तो एक यहाँ पर क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम अब राष्ट्रभाषा को परिभाषित करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं मिलता है कहीं भी संविधान में, तो राष्ट्रभाषा होती क्या है, इन सबके आधारों पर अगर हम निकालें तो आप ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा वास्तविक रूप में क्या बन गई, राष्ट्रभाषा। अगर अब हम शब्द लिखें तो राष्ट्रभाषा का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा क्या हो रही हो, बोली जा रही हो, जिसमें हम की भावना हो। कौन सी भावना हो, हम की भावना, अर्थात जिसमें अपनत्व प्रदर्शित हो, वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रभाषा होती है। और ये सांस्कृतिक एकता की भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करती हो, वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रभाषा होती है। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जिसमें संवेग हो, अनौपचारिकता ज़्यादा हो, वो भाषा क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। यानी कि मैंने ये 2 फैक्ट लिखे हैं, इसी से आपको ये प्रदर्शित हो गया होगा। हम पूरे भारत के वासी या जन एक भाषा का जो प्रयोग करते हैं, जैसे सामान्यतः हिंदी, अगर हिंदी को देखें तो हम जन साधारण की भाषा बोल सकते हैं। हम लोग अपने विचारों को सामान्य रूप में काया में प्रेषित करते हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में, अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी में करते हैं। तो किसी राष्ट्र की भाषा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी राष्ट्र की जो भाषा होती है वहीं वहाँ की क्या होती है, राजभाषा होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ की राष्ट्रभाषा सामान्य तौर पे विभिन्न हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन राजभाषा यहाँ की क्या है, उसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इसलिए मैंने आपसे बताया था कि राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में दोनों में क्या होता है, अंतर होती है। तो राष्ट्रभाषा आपको मैंने क्लियर कर दिया, जिसमें हम की भावना हो, सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन हो, वो भाषा क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब जो अगला इसी में छोटा सा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो है राजभाषा। राजभाषा, इसी को हम लिख रहे हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चनों की क्या करेंगे, बात करेंगे, जो फैक्ट हमारे में क्या हैं, समाहित हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं राजभाषा। राजभाषा, देखिए राजभाषा है ना, ये शब्द लिखा है राजभाषा। राज का मतलब क्या होता है, राजकाज की भाषा
है ना, राजकाज की भाषा। राजकाज का अगर तात्पर्य देखें तो क्या निकल कर आता है, सामान्य शब्दों में अगर आपसे पूछें तो ये हो जाएगा हमारा विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। यानी कि सरकार के अंगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग अपने विचारों माध्यमों के लिए किया जाता है वो भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। इसमें संघ और राज्य दोनों की बातें की जाती, चाहे वो संघ की विधायिका के रूप में हो, चाहे वो राज्य की विधायिका के रूप में हो, चाहे यहाँ कार्यपालिका की कोई भाषा हो, चाहे यहाँ कोई न्यायपालिका की भाषा हो। अर्थात सरकारी राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो ये हमने क्या कर दिया, राजभाषा को मैंने परिभाषित कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अब इसी से कुछ हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते चले जाते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारी परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं उसका सीधा सीधा संबंध पॉलिटी से है, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से है। अगर हम देखें इस आधार को छोड़कर, है ना, तो आपको ये मिल सकता है कि जो राजकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसका संवैधानिक रूप कैसा है, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला है भाग 17, संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा आपको। भाग 5 भी इसी से संबंधित है, भाग 5 भी इसी से संबंधित है। तो भाग 17, भाग 5 और भाग 6, भाग 6, इन 3 भागों का संबंध कैसे है, राजभाषा से है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मुख्य रूप से देखें तो भाग 17 का उल्लेख है राजभाषा से, लेकिन साथ साथ 2 अनुच्छेद या 2 छोटे छोटे तथ्यों का जो संबंध है, या 2 छोटे छोटे अनुच्छेदों का संबंध है, वो भाग 5 और भाग 6 से है, जिसमें संसद की भाषा आर्टिकल 120 भाग 5 से उल्लिखित है। और इसी तरह से विधानमंडलों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसका उल्लेख भाग 6 के आर्टिकल 210 में किया गया है। इसलिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर कि इसका संबंध भाग 5 से भी है, भाग 6 से भी है और भाग 17 से भी है। तो अब अगर यहीं पे हम बनाए एक सिनॉप्सिस, है ना, तो क्या बन सकती है कि फैक्ट हमारे क्या हो जाएं, एक जगह पर आ जाएं। तो इसी राजभाषा में अगर हम सबसे पहले देखें तो जो मैंने आपको भाग बताया कौन सा, 17, इसमें एक शीर्षक है राजभाषा, एक शीर्षक है राजभाषा। इस भाग 17 इसमें एक शीर्षक है, क्या है शीर्षक, वो शीर्षक है राजभाषा, राजभाषा। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजभाषा शीर्षक का उल्लेख किस भाग में देखने को मिलता है, तो सीधे सीधे कहाँ मिलता है, भाग 17 से इसका क्या है, सीधा सीधा संबंध है। भाग 17 में 4 अध्याय आए हैं, कितने अध्याय हैं, तो यहीं पे हम लिख रहे हैं भाग 17 में कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय, 4 अध्याय हैं। इन 4 अध्यायों को हम क्रमशः आपके सामने लिख रहे हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। पहले अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई है कि संघ की भाषा कैसी होगी, यानी इसका जो पहला अध्याय है वो क्या है, संघ की भाषा, संघ की भाषा क्या होगी। इसका जो दूसरा अध्याय है उसमें प्रादेशिक भाषाओं की व्याख्या की गई है, प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, तो प्रादेशिक भाषा मैंने एक शब्द लिख दिया। फिर इसी तरह से अगर हम तीसरा देखें तो उसमें उच्चतम न्यायालय की भाषा और उच्च न्यायालय की भाषा, है ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, उच्च न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषा कैसी होगी, इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर हम देखें भारतीय संविधान के भाग 17 को,
तो भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, आर्टिकल कौन सी 343 से लेकर 351 तक इन्हीं आधारों के बारे में उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध राजभाषा शीर्षक से है, जिसमें 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों का क्या किया गया है, क्रमशः उल्लेख किया गया है। अब प्रत्येक अनुच्छेद काहे से संबंधित है, यही प्रश्न क्या करता है, हिंदी में कभी कभी बन जाता है। अगर आपसे पूछें कि संघ की जो भाषा है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो संघ की भाषा आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि संघ की भाषा क्या होगी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल 343 में मिलता है। और 343 में ये कहा गया है कि जो संघ की भाषा है वो हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी। और इसी संघ की भाषा की जो लिपि होगी वो लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी, तो देवनागरी होगी। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी का उल्लेख मिलता है, तो आप सीधे सीधे क्या टिक करेंगे, आर्टिकल 343 में हिंदी का उल्लेख मिलता है। संघ की भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 343 में है। इसी आर्टिकल 343 में लिपि देवनागरी को भी उल्लिखित किया गया है। अर्थात अगर आप इसे कहना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, संघ की भाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसकी व्याख्या भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपने क्या कर लिया, संघ की भाषा का अध्ययन कर लिया। अब यहीं पे कुछ और बातें आपसे की गई हैं कि इसमें जो अंक हैं वो अंक कौन से प्रयोग किए जाएंगे इसी आर्टिकल में, यानी कि भाषा जो है हमारी हिंदी है, इसमें किस तरह से जो प्रमाणित अंक हैं वो कौन से प्रयोग होंगे, प्रमाणिक अंक, तो उनके बारे में कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंक है, कौन से अंक, आर्टिकल 343 में अंतर्राष्ट्रीय अंक, इनका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। फिर एक और फैक्ट यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलती रहेगी जब तक कि संघ की भाषा हिंदी नहीं बन जाती है। यानी कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जब भारतीय संविधान का निर्माण होता है और इसमें जब ये व्याख्या आती है तो लगभग 15 वर्षों का अंतराल रखा गया था कि 15 वर्षों का प्रयोग, 15 वर्षों तक हम प्रयोग काहे का कर लेंगे, अंग्रेजी का कर लेंगे। और 15 वर्षों के बाद जो संघ की भाषा होगी वो क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, लिपि उसकी देवनागरी हो जाएगी। तो इसमें ये भी फैक्ट कभी कभी पूछ लेता है कितने वर्षों तक, तो 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी, भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी। अगर और अगला तथ्य हम इसमें समाहित करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है कि अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग करें, अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग करें। यानी कि इसी बीच अंतराल में भी आप अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं इन 15 वर्षों में। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि एक फैक्ट और जोड़ें कि संसद विधि बना दे तो 15 वर्षों बाद भी अंग्रेजी चलती रहेगी। यानी कि दो पहलू हो गए, एक ये हो गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी चल रही है, हिंदी का उस समय नामो निशान इतना नहीं था, तो आप 15 वर्ष के बाद हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, भाषा बन जाएगी। इन 15 वर्षों के बीच में अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो हिंदी को, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम करवा सकते हैं, संघ की भाषा बना सकते हैं। या फिर 15 वर्षों के बाद जब हिंदी आ जाए तो हिंदी जब आ जाएगी, इसके बाद अगर आप अंग्रेजी का उल्लेख चाहें तो अंग्रेजी तभी इसमें संभव है जब उसके लिए कोई संसद क्या कर दे, विधि का उल्लेख कर दे। तो आज वनडे एग्जाम में आपको केवल इतना समझना है कि संघ की भाषा क्या है में उल्लेख है, तो आर्टिकल 343 में। संघ की भाषा क्या है, तो हिंदी है। लिपि क्या है, देवनागरी है। इस आर्टिकल में किस तरह के अंकों का समायोजन है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंकों का समायोजन किया गया है। ये आपके क्या हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अगला है प्रादेशिक भाषाओं। तो प्रादेशिक भाषाओं में 3 आर्टिकल का उल्लेख है, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346, आर्टिकल 347। यानी कि इससे संबंधित कितने आर्टिकल हैं, तो 3 आर्टिकल हैं। 343 आपने यहाँ पर लिख लिया है, तो 345, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346,
आर्टिकल 347। इनका संबंध काहे से है? तो प्रादेशिक भाषाओं से है। आर्टिकल 345 में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इसमें एक शब्द लिखा है अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा प्रादेशिक स्तर पर। 344 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो भाषा होगी वो कैसी होगी, है ना? राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा कैसी होगी? पत्र इत्यादि, है ना? इसका बात ये हो गया, पत्र इत्यादि की भाषा कैसी होगी, उसका उल्लेख आर्टिकल 346 में मिलता है। आर्टिकल 347 में देखें तो किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कर सकती है? उल्लिखित है। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि जनसंख्या से संबंधित भाषा का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? 347 में। तो हम मोटे मोटे आपको हिंदी में आने वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटी का विषय है, जब वहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे तो और विधिवत इसको हम आपको बतलाएंगे। तो 345 अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। 346 राज्य और संघ के बीच जो पत्र इत्यादि की भाषा है वो कैसी होगी? आर्टिकल 347 जनसंख्या से संबंधित भाषा का उल्लेख है। तो अगर इसमें देखें पॉलिटी के हिस्से में कि राज्य और संघ के बीच पत्र इत्यादि की भाषा क्या होगी, तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस भाषा में अच्छा लिख सकता है और किस भाषा में अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो उसकी क्या की गई है? यहाँ पर व्याख्या दी गई है। अब इसी तरह से अगर हम देखें, इन दोनों को हम इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय की अब क्या होगी और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के विषय में क्या की गई है? व्याख्या की गई है। आर्टिकल 348 में आर्टिकल 300 इन दोनों की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर। आर्टिकल 348 में व्याख्या की गई है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा कैसी रहेगी। तो इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, है ना, जब तक इसके कोई उपबंध नहीं है तब तक क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी, है ना। प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी रहेगी जब तक कोई उपबंध न कर लिए जाएं, जब तक कोई उपबंध ना कर लिए जाएं, यानी कि जब तक कोई और भाषा हम इसमें नहीं उपबंधित कर रहे हैं तब तक क्या हो जाएगी? अंग्रेजी ही रहेगी। तो आपसे सीधे प्रश्न हिंदी में ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा कैसी है? तो आर्टिकल 348 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि आर्टिकल 349 में क्या है? तो आर्टिकल 349 में एक व्याख्या दी गई है जिसमें कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया राष्ट्रपति के हाथों में, राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न होगी। यानी कि आर्टिकल 349 में मान लो आप इसके लिए क्या बना रहे हैं? किसी भाषा के लिए, या आप ये कह सकते हैं कुछ विधियां बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 349 में कुछ विधियां बना रहे हैं कोई आयोग के द्वारा। तो उस आयोग की जो विधियां हैं उस पर जो संतुष्टि होगी वो किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। जब तक राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो किसी भी प्रकार से विधिनियमित नहीं होगा, है ना। तो आर्टिकल 349 में इसकी व्याख्या दी गई है। अब फिर इसी तरह से आर्टिकल 350 में क्या है? तो आर्टिकल 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? यानी कि आर्टिकल 350 इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 350 में हमने आपको बताया कि व्यथा के निवारण के लिए
के निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, अगर आपके पास कोई व्यथा है और आप उसका निवारण चाहते हैं तो आप जो पत्र इत्यादि लिखते हैं उसमें आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 350 में उल्लिखित किया गया है। इसी तरह से आर्टिकल 351 का से संबंधित है। आर्टिकल 351 तो ये हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। कैसे है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बता दिया, क्लियर कट कर दिया एकदम, कि हिंदी में जो प्रश्न बनने वाले हैं, अगर आपसे पूछे कि राजभाषा शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है तो भाग 17 में मिलता है। आर्टिकल 343 से 351 यहाँ पर, और इसके उपबंध दिए गए हैं। इसमें 4 अध्याय हैं। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। मैंने इसके लिए आपको आर्टिकल 343 बता दिया कि संघ की भाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका संबंध क्या है? आर्टिकल 343 से, यानी कि हिंदी का उल्लेख कहाँ मिलता है तो आर्टिकल 343 में मिलता है। प्रादेशिक भाषा में मैंने आपको बता दिया। उच्चतम न्यायालय में मैंने 348 की व्याख्या कर ली। 349 विधि बनाने से संबंधित है, यानी कि भाषा के लिए जो आयोग होते हैं उनकी जो विधियां होती हैं वो तभी प्रभावी होंगी या तभी मान्यता मिलेगी जब उस पर राष्ट्रपति की क्या लग जाएगी तो मुहर लग जाएगी। 350 में मैंने इस बात की व्याख्या कर दी कि व्यथा के निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो क्या होगी, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस माध्यम में आसानी से अपनी बातों को रख सकता है। तो आर्टिकल 350 में है। आर्टिकल 351 का ऐसे संबंधित है, तो ये हिंदी के विकास से क्या है संबंधित है। तो ये मैंने मोटे मोटे आर्टिकल आपको बता दिए। अब ये शीर्षक मैंने कौन सा लिया था? भाग 17। अब हम बात करते हैं भाग 5 की। अगर आपको आवश्यकता जब पड़ेगी तो स्क्रीनशॉट अपने आप ले लीजिएगा यहाँ से, है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर बाद में आप कॉपी पे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 की, भाग 5 का संबंधित है। भाग 5 का आर्टिकल 120, आर्टिकल कौन सा? 120। भाग 5 का आर्टिकल 120 है ना, 2 आर्टिकल है, एक 120 फर्स्ट और एक 120 सेकेंड, जिसमें संसद की भाषा का उल्लेख है। संसद की भाषा का उल्लेख, संसद की भाषा का उल्लेख, यानी कि भाग 5 का संबंधित है तो संसद की भाषा का इसमें उल्लेख किया गया है, संसद की भाषा से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं तो 2 आर्टिकल हैं, एक है 120 फर्स्ट और एक है 120 2, है ना। ये 2 आर्टिकलों का यहाँ पे क्या है उल्लेख है। पहले में कार्य दिया है हिंदी या अंग्रेजी में होगा। पहले में क्या दिया गया है तो संसद का जो कार्य है वो किस में होगा, हिंदी या अंग्रेजी में होगा, हिंदी या अंग्रेजी में होगा। 120 फर्स्ट के तहत इनका जो कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। इन दोनों में अगर कोई असमर्थ है, अगर मान लो जो सदन की कार्यवाही होती है उसका उल्लेख क्या में होगा, हिंदी में करो या तो अंग्रेजी में करो, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो असमर्थ है इन दोनों विषय में बात करने के लिए, तो लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष जिसे आप स्पीकर कहते हैं वह, या फिर आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति उस व्यक्ति को इस दोनों भाषाओं से परे बोलने के लिए क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। यानी कि संसद की जब कार्यवाही चल रही होती है तो उसमें हिंदी या अंग्रेजी 2 में से किसी एक भाषा में आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी या अंग्रेजी में बोल नहीं सकता है या असमर्थ है, तो इसका आदेश कौन देगा दूसरी भाषा में बोलने के लिए, तो या तो लोकसभा का अध्यक्ष देगा, लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा है तो राज्यसभा में क्या हो जाएगा, सभापति होता है। यह आदेश उस व्यक्ति को दे सकता है कि आप किसी दूसरी भाषा में अपने विचारों को रखें। तो ये बात होगी आर्टिकल 120(1) की। इसी तरह से आर्टिकल 120(2) में ये बतलाया गया है कि 26 जनवरी
1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। तो कब से होगा? तो 26 जनवरी 1965 के बाद, है ना, के बाद जो कार्य होगा वह केवल हिंदी में होगा, हिंदी में होगा। यानी कि यही 15 वर्ष छोड़कर संविधान निर्माण से है ना, तब से लेके कितने 15 वर्षों तक आप क्या कर सकते हैं, 15 वर्ष के आरंभ से 15 वर्ष तक दोनों में होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में होगा। लेकिन 26 जनवरी 1965 के बाद ये निश्चित कर दिया गया आर्टिकल 120(2) के द्वारा कि जो भी कार्य होगा वो काहे में होगा, तो हिंदी में होगा। तो भाग 5 में अगर आपसे प्रश्न बने कि भाग 5 में क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि भाग 5 में संसद की भाषा का उल्लेख है, जिसमें 2 आर्टिकल हैं, 120(1) और 120(2), है ना। 120(1) में संसद की कार्यवाही की जो भाषा है वो हिंदी या अंग्रेजी होती है। अगर इसमें कोई असमर्थ है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के द्वारा उसको ये आदेश दे दिया जाता है कि आप किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। 120(2) के अंतर्गत 26 जनवरी 1965 तक, है ना, इसकी भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी इसके बाद में, और इसके पहले हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। अब भाग 6 में अगर देखें तो भाग 6 में विधान मंडलों की भाषा है, काहे की है, तो विधान मंडलों की, यहाँ पे क्या है कि है विधान मंडलों का उल्लेख किया गया है। विधान मंडलों की भाषा का, विधान मंडलों की भाषा का उल्लेख किया गया है, विधान मंडलों की भाषा का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 210। कौन सा है, 210, आर्टिकल 210। इसमें विधान मंडलों की भाषा का उल्लेख किया गया है। अगर अब आपसे कोई प्रश्न करे कि भाग 6 भी संबंधित है राजभाषा से, लेकिन इसमें काहे का उल्लेख है, तो विधान मंडलों की भाषा का उल्लेख है। आर्टिकल कौन सा है, तो 210 है। और इसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ के कार्य होंगे राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह की बातें रखी गई, या तो किसी राज्य की कोई राजभाषा हो, है ना, राज्य की राजभाषा में, या फिर हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में किया जा सकता है। यानी कि राज्य की विधान मंडलों को ये स्वयं वो ये इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं कि अगर उनकी कोई राजभाषा तो उसमें कार्य करें, अगर नहीं है तो फिर हिंदी और अंग्रेजी में करें। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू को क्या है, राजभाषा घोषित कर रखे हैं, है ना। तो ये मैंने आपके साथ क्या कर दिया, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विचारों को देख लिया। अब संवैधानिक विचारों को जब पूरा कर लेते हैं तो फिर इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसकी अनुसूची है, और वो अनुसूची कौन सी है, तो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची है। यहाँ पे कुछ प्रश्न बहुत ही सटीकता पूर्वक परीक्षा में आते हैं और वो हमसे क्या होते कभी कदार गलत हो जाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न आए उनको हम क्रम से यहाँ पर सजाएंगे और फिर आप उसको क्या कीजिएगा, उसी क्रम में याद कर लेना। तो क्वेश्चन कभी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिंधी को कब मिलाए, बोडो कब मिलाए, संथाली को कब मिलाए, नेपाली को कब मिलाए, कोकड़ी को कब मिलाए, तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं हमारे, गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने बातें कर ली राजभाषा से, भाग 17, भाग 5 और 6 की। अब हम बात करते हैं संविधान की सूची 8वीं है ना, सूची 8वीं यानी कि 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची ये काहे से संबंधित है ना, तो ये भाषा से संबंधित है। काहे संबंधित है, भाषा से। यानी कि भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये संवैधानिक भाषाएं हैं, अर्थात संविधान के द्वारा इनको मान्यता दे दी गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो कितनी है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची काहे से संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। अब इसमें हम देखें कि 1950 है ना, सबसे पहला क्या बनेगा, 1950 में जब संविधान लागू हुआ है ना, संविधान लागू हुआ उस समय इसमें कितनी मूल भाषाएं थी,
तो इसमें कितनी थी, यानी कि मूल संविधान भी कह सकते हो इस शब्द को, कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो कितनी थी, 14 थी। कितनी थी, 14 थी। यानी कि 1950 में जब भारतीय संविधान लागू होता है तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कौन कौन सी भाषाएं थी, तो हम आपको बोले देते हैं, बहुत आराम से, है ना, लिखिएगा। 1950 में पहली भाषा क्या थी, देखें हम तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये हमारी 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से संबंध इन भाषाओं से नहीं है, क्योंकि ये पुरानी हो गई हैं, पहले से थी। बस इतना प्रश्न बन सकता कितनी थी, तो मूल 14 थी। अब अगर इसी में हम देखें 1950 के बाद 21वां संविधान संशोधन, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, है ना, 21वां संविधान संशोधन 1967। 1967 में क्या काम हुए, तो अगर यहाँ पर देखें हम मूल के बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक भाषा है कौन सी, कोंकणी। कौन सी, कोंकणी। कोंकणी को क्या किया गया, इसमें मिलाया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कोंकणी भाषा को शामिल किया गया, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992, है ना, 1992 में, 1992 में 3 भाषाओं को मिलाया गया। 3 भाषाओं को मिलाया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सॉरी, एक मिनट, ये जो कोंकणी यहाँ पे लिख गया, यहाँ पे कौन सी थी, तो सिंधी थी। 1967 में कौन सी थी, सिंधी, सॉरी, सिंधी थी। और यहाँ पे आएंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तो कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली, और क्या हो जाएगा, मणिपुरी, है ना, मणिपुरी। ये 3 भाषाएं, है ना। तो कुल मिला के कितनी हो गई, 4 को जोड़ा, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को शामिल किया गया। और इसी तरह से 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, है ना, 2003 के द्वारा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे सामने 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, और कौन सी हो जाएगी, संथाली। ये जोड़ी गई, है ना। तो अब अगर हम टोटल देखें तो 14 यहाँ पे थी, 4 ये होगी 18, और 4 कितनी होगी, 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 1950 में संविधान जब लागू हुआ, मूल संविधान था, तो 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुर हो गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़े गए। जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से परीक्षा में बनते हैं, इसलिए मैंने ऊपर की भाषाओं का उल्लेख आपसे नहीं किया था कि ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगा। आपको मात्र 4-8 भाषाएं याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी और 71वें के द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुर जोड़ा गया। यानी कि ऐसे याद रखें, 1 4 + 4 तो कितने हो गए, 4 4 8
मतलब 3 यहाँ पे है तो 1 + 3 और +4, तो आपको याद रहेगा 1 से इधर 21 हो जाएगा, 3 से क्या हो गया 71, यानी कि 71वां संविधान संशोधन, और 4 का मतलब 92, अर्थात 2003 का संविधान संशोधन। तो ये आपको लेटेस्ट वाली याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं। तो अब टोटल कितनी हो गई, तो 22 हो गई। ये फैक्ट याद रखना है, और ये 3 को, इन 4 को और 1 इसको याद रखना है। तो ये हो गया 8वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं काय की, लिपि की। काय की बात करते हैं, लिपि की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं। आइए जुड़ते हैं लिपि के साथ कि लिपि क्या है, लिपि क्या है। लिपि है ना, लिपि क्या है, देखिए लिपि लिपि मैंने लिख दिया। और लिपि का तात्पर्य क्या होता है, देखिए अगर हम देखें तो लिपि मैंने उल्लेख किया था अभी आपसे, क्या होता है, देवनागरी है। लेकिन लिपि को परिभाषित करने की लिपि क्या है, तो लिपि क्या है, ध्वनि चिन्ह है। क्या है, ध्वनि चिन्ह है, जिससे क्या होता है, इस भाषा को लिखा जा सके। कौन सी भाषा, हिंदी को। तो ध्वनि चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं वो क्या है, ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह का मतलब हो गया वर्ण लिखने का रूप, वर्ण लिखने का रूप। यानी कि लिपि एक प्रकार के ध्वनि चिन्ह हैं, और ये ध्वनि चिन्ह क्या करते हैं, वर्ण की लिखावट को दर्शाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, तो इसे लिपि कह देते हैं ना। 60 शब्दों में कहें तो लिपि कह देते हैं। जो लिपि है वो कौन सी है, तो देवनागरी है। अगर देवनागरी शब्द की व्याख्या करें तो आप ये कह सकते हैं कि देवनागरी का अगर तोड़े हैं ना, तो देखिए अगर इसी को तोड़े तो आप ऐसे तोड़ के समझ सकते हैं कि पहला होता है देव प्लस नागरी। तो देव का मतलब देवता है ना, देव का मतलब देवता, और देवता का मतलब क्या हो जाएगा, देव भाषा। क्या बन जाएगी, ये देव भाषा बन जाएगी। और देव भाषा का मतलब हो गया संस्कृत। क्या हो गया, संस्कृत, क्योंकि हिंदी कहाँ से निकली है, तो संस्कृत से निकली है। इसी तरह से अगर हम नागरी को देखें तो नागरी का मतलब हो जाएगा नगरों से संबंधित, है ना। इसका मतलब दूसरी तरफ क्या हो सकता है, नगरों से संबंधित, नगरों से संबंधित, या इसी को अगर और एक रूप देखें तो नागरों से संबंधित कह सकते हैं। नागरों से संबंधित, नागरों से संबंधित का मतलब उस समय के जो ब्राह्मण थे, है ना, उनको जो नागर ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण, उन्होंने इसका उल्लेख किया था, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, नागरों से संबंधित भाषा, या नागर ब्राह्मण से संबंधित भाषा। तो क्या बन गई, देवनागरी बन गई। अगर इसी को हम और देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, देवनागरी का मतलब एक होता है देवनगर का सीधा संबंध देखें तो ताबीज कह देते हैं, और एक ही देवनागरी को देखें तो देवनगर अर्थात कौन, काशी का उल्लेख मिल जाता है। तो मैं केवल इस शब्द की व्याख्या कर रहा था आपके साथ कि देवनागरी का मतलब क्या होता है। तो आपका मतलब है देव से मतलब देवता, देवता से मतलब संस्कृत की भाषा, और नागरी का मतलब होता है नागरों ब्राह्मणों से संबंधित थे। तो नागर ब्राह्मण से संबंधित इसलिए क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हो, क्योंकि हिंदी कहाँ से निकली है, तो देवनागरी से निकली है। अब इसी में अगर हम देखें कि इस देवनागरी लिपि का जो उद्भव और विकास होता है वो कैसे होता है ना, उद्भव और विकास कैसे होता है। उद्भव, देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे होता है, तो देखिए उद्भव की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसी लिपि से ये सारी क्या हुई हैं, निकली हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि के 2 हिस्से थे। पहला हमारे सामने क्या आता है, दक्षिणी ब्राह्मी, है ना, दक्षिणी ब्राह्मी, और एक होता है उत्तरी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी। ठीक है, तो दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी लिपि। अब दक्षिण में दक्षिण परिवार की लिपियां आती हैं, यहाँ से क्या निकलता है, तो दक्षिण परिवार की लिपियां,
दक्षिण परिवार की लिपियां सारी की सारी निकलती हैं, और उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि है ना, कौन सी निकलती है पहले, गुप्त लिपि निकलती है, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद क्या निकलता है, तो कुटिल लिपि, कुटिल लिपि निकलती है। और कुटिल लिपि में ही अगर हम देखें तो प्राचीन नागरी है ना, यानी कि यहाँ से दो और निकल जाती हैं, क्या निकल जाती हैं, दो और निकल जाती हैं। एक हो जाएगा, कुटिल लिपि से संबंधित दो हैं, एक हो जाएगा शारदा और दूसरी हो जाएगी प्राचीन नागरी। एक हो जाएगी शारदा और एक हो जाएगा प्राचीन नागरी, यानी कि उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के दो हिस्से, एक शारदा लिपि और दूसरी प्राचीन नागरी लिपि। और प्राचीन नागरी लिपि से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या क्या निकलता है, तो यहाँ से अगर देखें तो तिरहुत, क्या निकलता है, तिरहुत, तिरहुत, देवनागरी, गुरमुखी, गुजराती, यानी कि तिरहुत ऊपर लिख देते हैं, तिरहुत, देवनागरी, गुरमुखी, गुरमुखी है ना, ये सब की सब कहाँ से निकलती हैं लिपियाँ, तो प्राचीन नागरी से निकलती हैं। शारदा लिपि में देखें तो कश्मीर, कश्मीर लिपि निकलती है, क्या निकलती है, तो कश्मीर लिपि निकलती है। ये मैंने क्या कर दिया, लिपि का उद्भव और विकास आपके सामने रख दिया। यानी कि भारत की लिपि देवनागरी समझ के, इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि के उत्तरी ब्राह्मी में गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि आती है, कुटिल लिपि के दो हिस्से शारदा और प्राचीन नागरी। और प्राचीन नागरी में ही अगर हम जाएँ तो पहला क्या मिलता है, इसी में तिरहुत मिलता है, देवनागरी मिलती है, गुरमुखी मिलता है। और अगर हम आपसे देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक होता है गुजराती है ना, कौन सी, गुजराती लिपि यहाँ पे मिल जाती है। तो गुजराती किस लिपि की भाषा है, तो बांग्ला की भाषा है। गुरमुखी को देखें तो क्या कहते हैं, पंजाबी है ना, देवनागरी तो हिंदी की है ही है, आप लोग जानते ही हैं ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, भाषाएं होगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपके साथ सटीकता से डिस्कस कर लिए। अब एक छोटा से इसमें और प्रश्न आ जाता है कि विशेषताएं क्या होती हैं देवनागरी की। तो अगर हम विशेषताएं देखें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं देवनागरी की, है ना, वो विशेषताएं मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसे बाएं से दाएं लिखते हैं, किधर से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, ये पहली विशेषता होगी। दूसरी, प्रत्येक शब्द के ऊपर एक आड़ी रेखा होती है, क्या होती है, आड़ी रेखा होती है। जैसे आपने राम लिखा तो राम के ऊपर क्या हो जाएगी, आड़ी रेखा हो जाएगी। आपने घर लिख दिया तो घर के ऊपर क्या हो जाएगी, आड़ी रेखा हो जाएगी। इसे आड़ी रेखा या सिरो रेखा भी बोल देते हैं, सिरो रेखा होती है। अगला एक इसका और विशेषता होती है कि इसमें दो तरह के व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं, एक खड़ी पाई के, एक खड़ी पाई के और दूसरे बिना खड़ी पाई के, बिना खड़ी पाई के, दो तरह के व्यंजन होते हैं। खड़ी पाई का मतलब जिसमें ये मात्रा लगी हो, ये खड़ी पाई, और जिसमें ये मात्रा ना हो वो क्या हो जाएंगे, बिना खड़ी पाई के। तो बिना खड़ी की पाई में अगर हम देखें तो अंग है ना, बिना खड़ी पाई में मैं लिख देता हूँ, अंग है, छ है, छ है, टा है, ड है, ढ है ना, अंग, छ, ट, ड और ये बन जाएगा ध। और यहीं पे अगर और हम देख लें तो एक बन जाता है रा। ये सब क्या है, बिना खड़ी पाई के हैं, बाकी से जितने होंगे खड़ी पाई के हो जाएंगे। तो ये टेट, यूपी टेट जैसे एग्जाम जो होते हैं उसमें बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है ना कि लिपि क्या होती है। अब इसी में एक प्रश्न और आता है जो भाषा से ही संबंधित होता है और बहुत ही उच्च कोटि के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि इसके भाषा के क्षेत्र क्या हैं, है ना, हिंदी भाषा के क्षेत्र क्या हैं। तो इसको हम साफ करके लिख रहे हैं, हिंदी भाषा के क्षेत्र, हिंदी भाषा के क्षेत्र क्या हैं। तो देखिए हिंदी भाषा के क्षेत्र, हिंदी भाषा के क्षेत्रों की बात कर लें तो एक तो ये भारत में प्रमुख रूप से बोली जाती है, भारत में प्रमुख रूप से बोली जाती है। विदेशों में देख लें कहाँ पे बोली जाती है, किस किन देशों में बोली जाती है। तो भारत में है तो भारत में तो बोली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशों में कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, तो बर्मा है, कहाँ है, बर्मा, लंका, मॉरिशस,
बर्मा, लंका, मॉरिशस, मलाया, फिजी। एक शब्द जो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ट्रिनिडाड है ना, ट्रिनिडाड, बर्मा, लंका, मॉरिशस, मलाया, फिजी, ट्रिनिडाड। और एक पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी सूरीनाम, टोबैको है ना, सूरीनाम। और एक प्रश्न होता है दक्षिण उत्तरी अफ्रीका। तो ये मैंने कुछ देश के निकाल लिख दिए, नाम लिख दिए जहाँ पे क्या होता है हिंदी भारत के अलावा भी बोली जाती है। अब एक प्रश्न और यहाँ से बचता है कि एशिया महादेश की जो भाषाएं हैं उसमें केवल एक ही ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा लिखी और बोली जाती है। यानी कि एशिया महादेश में देखें, एशिया महाद्वीप है ना, इसी को महादेश कहते हैं। एशिया महादेश में अगर हम देखें तो हिंदी सर्वाधिक क्या होती बोली जाती है और सर्वाधिक लिखी भी जाती है एशिया महाद्वीप में। एक ये यहाँ से प्रश्न बनता तो आप इसको भी कर लेंगे। एक प्रश्न ये और बन जाता है राष्ट्र वाले भाषा में है ना, भारत में क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत के जो हिंदी भाषी राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हिंदी भाषी राज्य, उनकी संख्या क्या है तो 10 है। लगभग 10 राज्यों में हिंदी की प्रचुरता भारत में देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है पर्याप्त रूप में बोली जाती है। जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूके, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी की प्रचुरता आपको देखने को मिलती है। अब अगर एक प्रश्न और यहाँ पर हम देखें तो कभी कदार ये बन जाता है कि टूटी फूटी हिंदी कहाँ बोली जाती है। तो टूटी फूटी अगर हम हिंदी देखें, टूटी फूटी हिंदी, तो ये भारत के अंदर तेलंगाना, केरल, तेलंगाना है, केरल है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे कौन सी होती टूटी फूटी हिंदी बोली जाती, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इस भाषा ज़्यादा प्रचुरता के साथ यहाँ पे बोलते हुए आप नहीं देखेंगे, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि टूटी फूटी भाषा के रूप में हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो ये मैंने क्या कर दी, जो प्रमुख क्वेश्चन आने वाले थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को है ना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो थी हमारी वो राजभाषा राजभाषा के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था संविधान में। इसीलिए इसी दिन को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से इसका आयोजन कर रहे हैं, तो 1953 से। कब से? 1953 से हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। यानी कि 1953 से हिंदी दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। फिर एक प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब होता है। विश्व हिंदी दिवस कब होता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो हमारा है वो 10 जनवरी को होता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जो हमारे मोटे मोटे क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। एक क्वेश्चन और बन सकता है, यूएन में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं, तो वहाँ पर भी हिंदी नहीं है, लेकिन भारत इसके लिए प्रयासरत है कि हमारी हिंदी क्या हो, वहाँ की भाषा आधिकारिक रूप में भाषा बने। तो वो करंट अफेयर्स में आता रहता है, इसके बारे में बीच बीच में आप वहाँ से इसको क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। और जब भी अगर हिंदी को मान्यता मिल जाती है तो आप हिंदी को क्या करेंगे, मान्यता के रूप में यूएन की भाषा में लिख लेंगे, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, हिंदी की भाषा खंड को कंप्लीट कर दिया। यानी कि भाषा खंड के 3 क्लासेज मैंने आपको प्रदान की, और ये तीनों ही क्लासेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं। अगर आपने इनको विधिवत तरीके से देख लिया तो आप किसी भी एग्जाम में परीक्षा दें, किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं मिलेगी क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते वक्त। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये कक्षाएँ आपके परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही होंगी और आप इन्हें विधिवत रूप से देख रहे होंगे। और
इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैंने जो पहला सीक्वेंस पहली क्लास में बनाया था उसमें अब शब्दों का वर्गीकरण आएगा, शब्द क्या होते हैं, अब इसकी शुरुआत होगी। तो ये मैंने 2 प्रकरण आपके साथ कंप्लीट कर दिए। पहला मैंने क्या कर दिया, वर्णमाला कंप्लीट कर दिया, और दूसरा मैंने क्या कर दिया आपके साथ, वर्णमाला के अलावा मैंने भाषा खंड को कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों मैं आज इसको यहीं तक रखते हैं और अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।